ऐसे सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट के आपके 100 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जिन क्वेश्चंस को अगर आप साथियों देख लेते हैं तो मेरा मानना है सामान्य ज्ञान के सेक्शन में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं महसूस होगी एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में। तो अगर आपने साथियों ल्यूसेंट जीके पढ़ रखी है और आप मानते हैं कि आपकी सामान्य ज्ञान अच्छी है तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है या जिनकी सामान्य ज्ञान अच्छी नहीं है, जीके जीएस अच्छी नहीं है, तो इन 100 प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। यहां से आपका पेपर साथियों 100% फंसेगा। तो बहुत तेजी वाली ये क्लास होगी, यानी कि सुपर फास्ट तरीके से इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे सिर्फ 25 मिनट के अंदर। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। और अगर बात करें साथियों 100 सवाल मैं आपको कराऊंगा, तकरीबन आपको साथियों 35 के आसपास का स्कोर करना है। कितना? लगभग 32 से 35 के आसपास का आपका स्कोर होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। यानी कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता ही कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। ये कहां पर है साथियों? कर्नाटक में। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। तो ये किस राज्य का लोक संगीत है? ये महाराष्ट्र का लोक संगीत है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि केरल की नाव दौड़ ये किस त्योहार की विशेषता है। तो मैं कहूंगा किस त्योहार की विशेषता है? ये तो ओणम त्योहार की विशेषता है। और ओणम त्योहार कहां का त्योहार है? केरल का त्योहार है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है मुझे बताइए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करते हैं ना तो ये कौन है साथियों? भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो ये तो नई दिल्ली में स्थित है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी सोच रहे थे कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, उन सभी से मैं कहता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस है ना, ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर की अगर बात करते हैं, 26 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? संविधान दिवस मनाया जाता है। सबसे पुराने वेद की बात चल रही है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप लोग का आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो बिल्कुल साथियों ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। चलिए उसके बाद देखिए धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध साथियों किससे है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं इसका संबंध किससे है, आप लोग ध्यान रखेंगे युद्ध के कौशल से इसका संबंध है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो ये किसके बारे में जानकारी देता है आप लोग ध्यान रखेंगे। मौर्यकालीन, क्या मौर्यकालीन के बारे में जानकारी देता है, यानी कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों मुझे बताइए। साथियों अगर बात करें आप लोग वाकई में एसएससी जीडी, क्या एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इस एग्जाम फतेह नाम के इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत वीडियो को भी साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से इतनी मेहनत करूंगा कि एक सीट आपका बहुत आराम से आपको मिल जाए। यानी कि मेरा मकसद ही यही है साथियों कि हर एक घर से एक एसएससी जीडी में साथियों भर्ती होना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको ऐसा कंटेंट लाकर दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस लाकर दूंगा, भले मुझे उसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े, जितना मुझे विश्लेषण करना पड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, या जो एग्जामिनर जो है ना ये क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो भी हाल फिलहाल में तैयार हो रहे हैं, मैं पूरी अपनी तरफ से मेहनत करूंगा और मैं वो क्वेश्चंस आपको लाकर दूंगा जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सामने लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन जो है ना घंटे जैसा निशान उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन साथियों पहुंचती रहे। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई।
तो ये किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने तो साथियों जैन धर्म को अपनाया था अपने अंतिम दिनों में। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करते हैं मुझे बताइए। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों। हम लोग आज की इस वीडियो में पूरी सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकलेंगे और हर एक टॉपिक के वो क्वेश्चन देखेंगे जहां जहां से एग्जामिनर जिन जिन टॉपिक से आपसे सवाल करता है, ठीक है ना। तो भारतीय सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं साथियों को, भारत के भौगोलिक मानचित्र ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इनके नाम की अगर बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम है और सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था इन्हीं के द्वारा ही। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये कितना पुराना? ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मुझे बताइए। देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। इसलिए जिनका भी आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो शुक्र ग्रह आपको लगा देना है, क्योंकि यूरोप वासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि साउथ पोल यानी कि दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इनका नाम है साथियों रोवाल्ड एमुंडसन और रोवाल्ड एमुंडसन ही साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला सवाल है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई का नाम बताइए। तो इनकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए प्रथम एशियाई देश की अगर बात करें तो सबसे पहले भारत ही गया था, यानी कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो पहला एशिया का देश है वो अपना भारत ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो अगर बात करें साथियों ब्राजील में बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडस कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इनमें से कौन सा एक बागानी फसल है? क्या चावल एक बागानी फसल है या अगर बात करें गेहूं एक बागानी फसल है? नहीं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे चाय जो है ना, चाय ही एक बागानी फसल है। तो ऐसे भी करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? साथियों टारगेट आपको मालूम है ना, मैंने आपको साथियों 100 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100 सवाल की अगर बात करें सबसे गोल्डन क्वेश्चन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। तो मैं कहूंगा साथियों तकरीबन 32 से 35 आप क्वेश्चन इसमें से सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर बात करें एसएससी जीडी की, अब एग्जाम फतेह इस यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2025 की कंटिन्यू साथियों तैयारी आपकी चलेगी। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य आप लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला साथियों देश कौन सा है? तो ईरान। आप लोग ध्यान रखेंगे ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? तो किस व्यवस्था को अपनाया है? मैं कहूंगा संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए साथियों अगर इन सभी प्रश्नों की बात करें ना तो ये सभी के सभी प्रश्न मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, आप जो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में फीड हो रहा है। भले आपको मालूम पड़ पाए या ना मालूम पड़ पाए, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में ये सारा कुछ कंटेंट साथियों स्टोर हो रहा है और इनका फायदा आपको एग्जाम वाले दिन देखने को मिलेगा। यानी कि जब प्रश्न पत्र आपके सामने खुलेगा, जब पेपर आपके सामने साथियों ओपन होगा तो आप देखेंगे भाई ये तो हूबहू वही सवाल है, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यानपूर्वक क्लास को देखते जाना है, बाकी जिम्मेदारी आप अपने ये इस बड़े भाई पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बड़ा भाई साथियों इस बार आपका सिलेक्शन करवा के रहेगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ था ना साथियों फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, ये समझ लीजिए साथियों लाखों लोगों ने स्टडी की है, लाखों लोगों ने। अपना एक और भी चैनल है साथियों टारगेट सिलेक्शन
सिलेक्शन, वो भी अपना चैनल है साथियों, ठीक है, लगभग 2.5 लाख के आसपास उससे हमारे लोग जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी वाले। तो उस चैनल पर मैंने जो पढ़ाया था लाखों लोगों ने पढ़ा है साथियों, और वहां से हजारों लोगों का, क्या हजार लोगों का साथियों सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अगला नंबर साथियों आपका है, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए संसद के कितने सदन होते हैं, तो मैं कहूंगा संसद के 2 सदन होते हैं, जिनका आंसर यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा लोकसभा जो है ना साथियों, लोकसभा संसद का एक सदन ही तो निचला सदन है, इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा की अगर बात करें साथियों, लोकसभा को ही क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला सवाल है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में नहीं साथियों, संसद के किसी एक सदन में की जा सकती। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया, मुझे बताइए। तो अगर बात करेंगे साथियों, संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, मुझे बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो है इसको 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, और इसको ही भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। किसे, 42वां संविधान संशोधन को। तो ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है, तो प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का मुझे नाम बता दीजिए, तो यानी कि जिस देश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था उस देश का नाम क्या है साथियों, फ्रांस है, यानी कि फ्रांस में ही जीएसटी लागू सबसे पहले की गई थी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, मुझे बताइए। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, वही जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, अगर आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्या आपसे पूछ ले एग्जामिनर, अगर आपसे पूछ ले कि जो चेलैया समिति है इसका संबंध किससे है, मुझे बताइए। तो चेलैया समिति का संबंध जो है ना साथियों, वो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इसमें सुधार से इसका संबंध होता है चेलैया समिति का। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है साथियों। कहां पर है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में है। अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसने की थी, बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये तो चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी न्यूट्रॉन की खोज, चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो इनके नाम की अगर बात करते हैं साथियों, रॉबर्ट जे ओपेनहीमर इनका नाम है, और इन्होंने ही एटम बम का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक जो एरर होती है, देखिए एरर की अगर बात करें, आपको पता होगा गलती हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या कहा जाता है, उसको बग कहा जाता है। तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर जो होती है उसको बग कहा जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं साथियों, यही तो एमएस वर्ड है, एक तरीके से इसका उदाहरण है। प्रोग्रामिंग सी यानी कि सी लैंग्वेज भाषा को किसने डेवलप किया, ये क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट होता है। तो डेनिस रिची की जब हम बात करते हैं, डेनिस रिची साथियों, ये सी लैंग्वेज यानी कि सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप करने वाले व्यक्ति डेनिस रिची ही हैं। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, इनका नाम की अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जी, ये उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी, बात आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के साथियों न्यायाधीश होते हैं, अगर इनका स्थानांतरण करना हो तो ये अधिकार तो साथियों भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। तो अगर दिल्ली हाईकोर्ट की जब हम बात करते हैं तो लीला सेठ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो लीला सेठ जी ही बनी थी। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि अगर अनुच्छेद 81 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में साथियों लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है।
भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। यानी कि जो एकल नागरिकता है इसका सिद्धांत साथियों कहां के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो स्वीकार किया गया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? अमेरिका की बात चल रही है। यानी कि अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। उसके बाद देखिए दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? तो दोहरी नागरिकता की साथियों विशेषता क्या है कि वहां पर संघीय सरकार होगी या वहां पर राज्य सरकार होगी या स्थानीय सरकार होगी? तो वहां पर संघीय सरकार होगी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? देखिए अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है किस प्रकार नहीं की जा सकती है। तो हम बात करें वंशानुगम के द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल। पंजीकरण के द्वारा भी की जा सकती है और राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होने के आधार पर भी की जाती है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके ऐसा नहीं होता है साथियों। तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि भारत के बैंक में धन जमा कर दो और वहां की नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं है साथियों। तो मैं कहूंगा किसके द्वारा नहीं की जा सकती? ऑप्शन नंबर डी के द्वारा नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कुल मिला के नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यानी कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये आपका होना चाहिए और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी का 72वां चट्टानी हिस्सा कौन सा है? तो जो पृथ्वी का 72वां चट्टानी हिस्सा है इसको स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? मुझे बताइए साथियों। अगर बात करते हैं आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, क्या एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके 4 विषय आपसे पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपके लिए ऐसी भी वीडियोस लाता हूं जिसमें हिंदी के 20 सवाल होते हैं, जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल होते हैं, जिसमें रीजनिंग के और जिसमें मैथ के साथियों 20 सवाल होते हैं। यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस का मैं आपके लिए पूरा पेपर लेकर आता हूं, पूरे पेपर का हल लेकर आता हूं। और मेरा एक ही टारगेट है, मेरा टारगेट है कि जब आप यहां से तैयारी करके जाओ अपने रियल एग्जाम में आप दो, तो हिंदी के जो आपके 20 सवाल आए 20 में से आप 20 को स्कोर करें। जीएस में भी आप साथियों कितने, जीएस में मैं कहूंगा साथियों 14 से 15 अगर आपका स्कोर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इतनी मैं आपको तैयारी करवा दूंगा कि 13 से 14 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाए जीएस के सेक्शन में। लेकिन मैं बिल्कुल ये मंजूर नहीं करूंगा कि रीजनिंग में आपके 20 में से 19 हो, नहीं साथियों 20 में से आपके 20 होना चाहिए। मैथ में भी आपके 20 में से 20 सही होना चाहिए। यानी कि इन 3 विषयों में से आपके 60 में से 60 सही होगा। मैं 60 भी नहीं मानता साथियों, मैं मानता हूं कि 19 आपने सही किए, यानी कि आपने 57 क्वेश्चन सही किए और आपने इधर 13 क्वेश्चन सही कर लिए, तो ये आपका साथियों 70 क्वेश्चन बनेगा। यानी कि 70 क्वेश्चन आप कर दोगे 80 में से। अगर आप ऐसा कर देते हो तो मेरा मानना है कि कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती एसएससी जीडी में साथियों सिलेक्शन से। तो ये जो मेरी रणनीति है, अगर इस रणनीति को आप साथियों फॉलो करते हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं साथियों, उन सभी चीजों को तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि इतना स्कोर लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपका सिलेक्शन साथियों सुनिश्चित हो जाएगा। तो डेली आपकी क्लास चलेगी एग्जाम फतेह पर भी, और टारगेट सिलेक्शन अपना चैनल है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी एक बार वॉच कीजिएगा, वहां पर भी आपकी तैयारी चल रही है। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से करवा दूंगा। अब यहां पर अगर बात करें पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, तो ओजोन परत सुरक्षित रखती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, तो मैं कहूंगा जो ऊपरी मेंटल होता है ये साथियों मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइए, तो अगर बात करते हैं साथियों 2 हैं, यानी कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, 2 हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, तो क्या है साथियों, मैं कहूंगा साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो सूर्य के साथ जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत जो है ना वो सूर्य ही है। अगला सवाल है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, तो किस दिन साथियों 15वें दिन की अगर बात करते हैं ना साथियों हम लोग, क्या
15वें दिन साथियों चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो साथियों 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो आपको 2 बार बता देना है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं यह पाया जाता है? तो किस जनजाति की बात चल रही है साथियों? भुंजिया जनजाति की बात चल रही है, यानी कि भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहा जाता है? ताल बंगला कहा जाता है। खासी और गारो जनजाति ये कहां पर पाई जाती हैं? तो ये दोनों जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? खासी जनजाति और गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए भारत की सर्वाधिक आधी जनजाति इसमें से कौन सी है मुझे बताइए। तो अगर जारवा की बात करते हैं, जारवा साथियों भारत की सर्वाधिक आधी जनजाति है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सरहुल त्योहार ये कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अगर सरहुल त्योहार की बात करते हैं साथियों तो ये तो उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्या उराव जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही साथियों सुंदरवन का डेल्टा एक तरीके से निर्मित होता है। उसके बाद देखिए गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है बताइए। तो गंगा का जो एक तरीके से मैदान है ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं? यानी कि गंगा की इसमें से कौन कौन सहायक नदी? आप सभी को पता है यमुना जो है ना वो गंगा की सहायक है, गोमती भी गंगा की सहायक है और सोन नदी भी गंगा की सहायक, लेकिन इंद्रावती की अगर बात करें तो यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है अब आपसे पूछा जा रहा है? तो महानंदा की अगर बात करते हैं ये भी साथियों गंगा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील मुझे बता दीजिए। तो जब हम बात करते हैं वुलर झील की तो ये वुलर झील ही जो है ना ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से कौन सा है बताइए। तो सबसे ज्यादा जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? वो मत्स्य पुराण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों ये जरूर पूछा जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है मुझे बताइए। तो इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? देखिए धनुर्वेद की अगर बात करें ये साथियों एक उपवेद है, ये तो उपवेद है। उसके अलावा अगर बात करें शस्त्र शास्त्र की या आयुर्वेद की ये भी है, लेकिन योग वेद नहीं है। अब नहीं है साथियों तो ये आपका क्या होगा? यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? ये सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर आपका जवाब यहां पर है साथियों 13वां शिलालेख तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। यानी कि अशोक के जो प्रधान शिलालेख है इसमें से सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का साथियों उल्लेख करता है? तो किसके बारे में बात चल रही है? 13वें शिलालेख के बारे में ही बात चल रही है। उसके बाद देखिए अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका साथियों देखिए जो शाहबाज गढ़ी है ना इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? यानी कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक संबंधित थे। इसलिए आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे मुझे बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं साथियों लॉर्ड कैनिंग ही ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या ये कहां पर की गई थी? तो ये कहां पर की गई थी? ये पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत के वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे 1872 में इनकी हत्या की गई थी। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी। 1921 का जो साथियों मोपला विद्रोह था ये कहां पर हुआ था बताइए। तो जो मोपला विद्रोह था ये तो केरल में हुआ था। ये कहां पर हुआ था साथियों? ये केरल में हुआ था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। पागलपंथी विद्रोह
एक विद्रोह था, यह भीलों का विद्रोह था, गारो का विद्रोह था, गोंडों का था साथियों, या कोलियों का था, मुझे बताइए। तो ये तो गारो का विद्रोह था, यानी कि जो पागलपंथी विद्रोह था ये किसका विद्रोह था? ये गारो का विद्रोह था। उसके बाद देखिए 1855-56 में भारत में जो संथाल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपसे यहां पर पूछा जा रहा, बताइए। तो इसका नेतृत्व की अगर बात करते हैं साथियों सिद्धू और कान्हू के द्वारा ही जो भारत में संथाल विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नील आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन थे? मुझे बताइए। तो इनके नाम की अगर बात करते हैं साथियों इनका नाम WS सीटकर था और WS सीटकर ही नील आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए गुरु नानक देव यानी कि सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे, इनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म तो तलवंडी में हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रणजीत सिंह को जाना जाता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो स्वयं को सच्चा बादशाह तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था। किसने कहा था साथियों? सच्चा बादशाह खुद को आप लोग ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव ने ही कहा था। अगला सवाल है कि एक मुस्लिम संत रहते थे, कौन? जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो किसकी बात चल रही है साथियों? शेख सलीम चिश्ती की बात चल रही है, यानी कि ये एक मुस्लिम संत थे और जहां पर साथियों ये रहते थे ना वहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। उसके बाद देखिए तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा, इसके लेखक आपसे कुल मिला के यहां पर पूछे जा रहे, तो इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय ही तो साथियों इसके लेखक हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा साथियों क्या है? मुझे बताइए। तो ये एक मस्जिद है। ये क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो साथियों किसे स्थापित किया? दिल्ली को स्थापित किया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको साथियों ध्यान रखना है। पूरे 100 क्वेश्चन साथियों हम लोग देख रहे हो, जिसने भी यहां तक का सफर तय कर लिया है मेरा मानना है बिल्कुल साथियों ये बात आपके लिए काबिले तारीफ है। यानी कि 100 क्वेश्चंस को कराना 25 मिनट में साथियों, और एक तरीके से अगर बात करें आपके लिए 25 मिनट में उनको तैयार करना एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका दृढ़ निश्चय इसमें शामिल है, आपकी एक इसमें जिद शामिल है कि मुझे तो भैया सिलेक्शन लेना है, साम दाम दंडवा भेद, मुझे इस बार कुछ भी करना पड़े, जी तोड़ मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, सही तरीके से मैं अपना एक सिलेक्शन लूंगा, मेहनत के साथ मैं अपना एक सिलेक्शन लूंगा। अगर आपने ये बात ठान ली है तो आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, यानी कि टारगेट सिलेक्शन को साथियों जकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। ये अगर बात करते ये चैनल साथियों आपको पकड़ के आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, यानी कि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतना मैं आपको हर एक विषय में एक्सपर्ट बना दूंगा। और ये तो क्लास साथियों सिंगल विषय की, यानी कि सिर्फ सामान्य ज्ञान इसमें देख रहे हैं। मैं ऐसी भी क्लासेस लेकर आता हूं जिसमें 80-80 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर होता है, और वो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर होता है जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न यानी कि इल्तुतमिश की बात चल रही है, यानी कि जो दिल्ली के एक तरीके से इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जो दिल्ली में कुतुब मीनार है तो इसमें कितनी मंजिल है? इसमें कितनी मंजिल है साथियों? इसमें 5 मंजिल हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है कि नायार ये कौन लोग होते हैं साथियों? तो नायार कौन लोग होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं। क्या? जो शिव के भक्त होते हैं साथियों वही आपके नायार कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में साथियों जो त्रिरत्न हैं ये क्या हैं? तो बौद्ध धर्म में साथियों जो त्रिरत्न है ना, ये बुद्ध धम्म संघ है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आप जान गए साथियों ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ही तो हैं। उसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची, इसका प्राचीन नाम क्या था? मुझे बताइए। तो इसको साथियों क्या कहा जाता था? काकी
नाटबोट कहते थे इसको या काकड़म भी कहते थे इसको, किसको? सांची के, सांची को एक तरीके से। उसके बाद देखिए अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये वैशाली में स्थित था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नंद वंश के संस्थापक साथियों कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक अगर आपका जवाब महापद्म नंद है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये साथियों कहां पर स्थित था? आप लोग भी ध्यान रखेंगे ये कहां पर स्थित था? राजस्थान में स्थित था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो पहले वितस्ता के नाम से साथियों किसको जाना जाता था? आप लोग ध्यान रखेंगे झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब अगर बात करें ना, अब ये 98, 99 और 100 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इसी क्लास में आपने देखे हैं। आपने अभी कुछ मिनट पहले जिन क्वेश्चंस को देखा है कि आप उनका आंसर बता सकते हो या साथियों नहीं बता सकते हो, मुझे अब ये देखना है। यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो 54वां संविधान संशोधन या 24वां या 25वां या 42वां? तो आपका जवाब अगर 42वां संविधान संशोधन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस सवाल को भी आपने देखा था। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय या नकद आय या वेतन या सामान्य आय? तो क्या कहा जाता है? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। अगला सवाल देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यह भी मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए ये सवाल का आंसर आपको साथियों होमवर्क में देता हूं, यानी कि कमेंट सेक्शन में। क्या कमेंट सेक्शन में साथियों आपको एक तरीके से इसका आंसर बताना है कि 100 का ए होगा, 100 का बी होगा, 100 का सी होगा या 100 का डी होगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारा एक और भी चैनल है साथियों जिसका नाम है टारगेट सिलेक्शन। हो सकता हो आप उसके रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप उस चैनल से साथियों पढ़ते हो, तो एक बार उसको भी सर्च करेंगे टारगेट सिलेक्शन को, क्योंकि वहां पर आपकी एमटीएस की भी क्लास चल रही है और जीडी की भी साथियों क्लास चल रही है। पूरा मॉडल पेपर साथियों वहां पर आपको करवाया जाता है पूरे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके उसमें आपको कराया जाता है। तो कुल मिला के साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और इंपॉर्टेंट अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको साथियों ज्वाइन आप लोग कर लीजिए, आपको पीडीएफ जो है ना वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और इस वीडियो को अगर अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर आप कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।